सुन रहे हो बच्चों? यस सर। देखो, a variety of imaging techniques such as X-ray, ultrasound, CT, nuclear medicine, including PET and MRI, are used to diagnose or treat the disease. ये वही चीज है जो मैंने तुमको बताया है अभी। अब बात आती है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की। तुम लोगों ने सुना होगा, एक डिपार्टमेंट भी है अपने केजीएमयू में। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज द परफॉर्मेंस ऑफ यूजुअली मिनिमली इन्वेजिव मेडिकल प्रोसीजर्स with the guidance of imaging technologies such as those mentioned above. X-ray, USG, जैसे लीवर एब्सेस हो गया, ठीक है, अगर हमें उसे ड्रेन करना है तो ऐसे हम ब्लाइंडली तो लीवर में पेनिट्रेट कर नहीं सकते कोई चीज, ठीक है, तो उसके लिए हम इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। पिकटेल होता है, उसको करना होता है। तो यही है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कि अगर पेशेंट को जरूरत है, अगर पेशेंट कैजुअलिटी में आया हुआ है, लीवर एब्सेस के साथ है, उसको फीवर है, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन है, ब्रेथलेसनेस है, तो क्या करोगे तुम? उसको तुरंत ड्रेन करना है तुम्हें। अगर तुमने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें अगर लीवर एब्सेस आ रहा है तो तुम्हें उसे इमीडिएटली ड्रेन करना है। तो क्या करोगे? सीधे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में लेके उसको जाओगे, ठीक है। ये होता है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का मतलब। बात समझ में आ रही है? यस सर। गुड। यस सर। बेसिकली क्या होता है बच्चों कि रेडियोलॉजी को दो भागों में बांटा है, ठीक है। एक जनरल रेडियोलॉजी है और एक सिस्टेमिक रेडियोलॉजी है, ठीक। अब जनरल रेडियोलॉजी में क्या क्या आता है? देखो, सिस्टेमिक रेडियोलॉजी का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी चीज की रेडियोलॉजी। जैसे मतलब कोई अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें हेड में हेमेटोमा है, तो हमें अगर सीसीटी करना है तो एक वो एक सिस्टम में आ गया, ठीक है। अभी तुम लोग समझोगे आगे कि सिस्टेमिक और जनरल में क्या है। तो रेडियोग्राफ्स, यूएसजी, सीटी, एमआरआई, रोल ऑफ कंट्रास्ट, रेडियोथेरेपी, पेट और न्यूक्लियर स्कैन, जितने भी हैं ये सब सारे के सारे जनरल रेडियोलॉजी में आ रहे हैं, ठीक है। रेडियोग्राफ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में एक्सरे का यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बच्चों? यस सर। यस सर। एक्सरे का यूज हम लोग किसमें करते हैं? देखो, रेडियोग्राफ एक्सरे में करते हैं, सीटी स्कैन में करते हैं, फ्लोरोस्कोपी में करते हैं। तो जहां जहां हम लोग एक्सरे का यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेडियोग्राफी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी देखो, ये रेडियो में तुमने एक्सरे का यूज कर लिया, सीटी में एक्सरे का यूज कर लिया, यूएसजी में बेटा यूएसजी किस लेकर काम कर रहा है? स्लाइड नहीं शो कर रही है? नहीं सर। नहीं नो सर। नहीं सर कर रही कर रही है सर। सर शो कर रही है, लोगों का नेट स्लो है। नो चलो सर, ठीक है, नेट अच्छा चल रहा है। कर रही है सर। कर रही है ना, ठीक है। तो मेरा बताने का बेटा ये मतलब है कि जैसे जो रेडियोग्राफ से रिलेटेड जितने भी हैं जिसमें एक्सरे का यूज हो रहा नहीं है, शो कर रही है स्लाइड। सर स्लाइड शो नहीं कर रही। यस सर। स्लाइड में सबमिट प्रेजेंटेशन शो कर दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं शो करती। हाँ सर, नहीं कर रही। स्लाइड बताना बच्चे शो नहीं कर रहे। ठीक है, इसी वजह से हो रहा है। अब दिखाई दे रही सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक करना है सबको, ठीक है। शुरू करूं? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। जनरल रेडियोलॉजी। तो देखो, रेडियोलॉजी को Yes, हमने sir. दो भागों में, चलो जिसको नहीं दिखाई दे रही या नहीं सुनाई दे रही थी फिर से सुन लो कि रेडियोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जनरल रेडियोलॉजी और सिस्टेमिक रेडियोलॉजी, ठीक है। जनरल रेडियोलॉजी में जो है वो रेडियोग्राफ, यूएसजी, सीटी, एमआरआई, कैसे रोल ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का रोल कहाँ है, रेडियोथेरेपी, पेट और न्यूक्लियर स्कैन, ठीक है। अब देखो, हम बताने जा रहे थे तुम्हारा टॉपिक मेनली क्या है? रेडियोग्राफ है,
ठीक है। रेडियोग्राफ में क्या है कि जहां भी हम एक्सरे का यूज कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरे में हो, चाहे सीटी स्कैन में हो, फ्लोरोस्कोपी में हो, जहां भी एक्सरे का यूज कर रहे हैं वो रेडियोग्राफ से ही रिलेटेड है। ठीक है, सुन रहे हो? Yes, sir. यस सर। चलो, मैंने ये बताया कि रेडियोग्राफी में, फ्लोरोस्कोपी में, सीटी स्कैन में एक्सरे का यूज हो रहा है। यूएसजी में किस वेव का यूज होता है, कौन बताएगा? एनीबॉडी? हाई फ्रीक्वेंसी। नहीं बेटा, वेव का पूछा है मैंने, वेव के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछा है कि हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव, साउंड नहीं बेटा, गामा दोगे, गामा रेज डैमेजिंग होती है। साउंड वेव, साउंड वेव, ठीक है। Yes. और सीटी स्कैन में किसका यूज होता है? सीटी स्कैन में किस रेस का यूज करते हो? अभी तो बताया एक्सरे का। X-ray. हाँ, गुड गुड। और सिस्टेमिक रेडियोलॉजी में क्या था, बस ये जान लो कि क्या क्या होता है सिस्टेमिक रेडियोलॉजी में। हेड एंड नेक रेडियोलॉजी है, सीवीएस थोरेसिक रेडियोलॉजी है, और जीआई रेडियोलॉजी है, मसल रेडियोलॉजी है, एंटीनेटल केयर एंड पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी है, ठीक है, जेनिटो यूरिनरी एंड ब्रेस्ट रेडियोलॉजी है। ये सब आता है तुम्हारा सिस्टेमिक में। समझ में आई बात? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब देखो क्या होता है कि रेडियोलॉजी में क्या है, बेसिकली रेडिएशन है। ठीक है, वो एक्सरे है, गामा रे है तो सब रेडिएशन ही। ठीक है, बेसिकली इनको दो भागों में डिवाइड किया है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। बेसिकली एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, यस सर। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के फॉर्म में होती है। ठीक है, ई जो है फोटोन, बेसिकली है क्या रेस? फोटोन। फोटोन का बम्बार्डमेंट इज अ रेडिएशन। ठीक है, तो जो वो फोटोन की एनर्जी होती है वो एनर्जी इज इक्वल टू एच और न्यू होती है। ठीक है, एच इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी। तो ये तुमको समझना पड़ेगा। बेसिकली जो फॉर्मूला है इसी का आगे इसी में पूरी रेडियोलॉजी है। ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग जो है, इसके आधार पे हम पेशेंट का सिलेक्शन करते हैं कि किस पेशेंट में हमें क्या कराना है और क्या नहीं कराना है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या Yes, होता है? sir. आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये हार्मफुल होता है। ठीक है, ये किसी भी चीज को आयोनाइज करता है। हमारे बॉडीज में सेल से बनी हुई है, सेल्स में जाएगा तो ये सेल को आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करेगा तो हो सकता है कि मेटास्टेसिस या कैंसर वगैरह की कुछ बीमारियां जनरेट हो जाएं। ठीक है, हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। स्लाइड नहीं दिख रही है सर, स्लाइड नहीं दिख रही है। अच्छा रुक जाओ, सर ये लोग पिन अप नहीं करते हैं इसलिए नहीं दिखता। अब देखिए बेटा, यस सर। सर दिख रही है। स्क्रीन पे गया। पैरामेडिकल्स में बेटा कौन कौन से कोर्सेज हैं इस समय, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। सर फिजियोथेरेपी। CT scan. सर ओटी है, लैब टेक्नीशियन है सर, ओटी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन है सर एक्सरे लैब टेक्नीशियन सर। अच्छा, Sir, X-ray technician. सीटी, यस सर। बहुत बढ़िया। टेक्नीशियन सर। कार्डियो टेक्नीशियन। अच्छा अच्छा बेटा, ये सबको स्लाइडें दिख रही हैं? Yes, sir. है ना? पिनअप कर लो और प्रेजेंटेशन जो है शेयर मत करना, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी सबको। ओके सर। ठीक है, तो बेटा मैं ये बता रहा था कि जो रेडिएशन है इसको बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, एक आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग जो है वो एनर्जी के आधार पर बांटा गया है। जो हाई एनर्जेटिक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं, और जिनकी कम है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, वो आते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। ठीक है,
तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला हमने लिख रखा है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ई मतलब एनर्जी है, जो फोटोन की एनर्जी है। एच जो है बेटा वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। मतलब जितनी ज्यादा किसी वेव की फ्रीक्वेंसी है, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, अब sir. देखो, बहुत अच्छे। अब तुम लोग हमसे जुड़ चुके हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तुम ध्यान में रखना, अब तुमको इसी से रिलेट करके सब बताऊंगा, ठीक है। स्लाइड चेंज कर दो बच्चों। यस यस सर। सर। Yes, sir. देखो, ये मैंने कुछ रेज लिखी हैं जो एनर्जी के अकॉर्डिंग नीचे, जैसे कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी रे, तो ऊपर की जो वेव्स है ना, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जो नीचे है वो घटता हुआ क्रम है। तो ये जो मैंने तुम्हारे सामने जो प्रेजेंट किया हुआ है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक की है, उसके बाद गामा की है, उसके बाद एक्सरे की है, उसके बाद यूवी रेज की है, उसके बाद विजिबल लाइट्स हैं जो तुम देख सकते हो, उसके बाद इंफ्रारेड है, उसके बाद माइक्रोवेव है, और सबसे जो लोवेस्ट रेडियो जो एनर्जी है वो रेडियो वेव की। अब लोवेस्ट एनर्जी का तुम्हें कॉन्सेप्ट कहां से आया? अभी मैंने तुमको पिछली साइड में देखो बताया था कि E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मैंने ये बताया था कि उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और वो उतना ही ज्यादा डैमेजिंग होगा। तो हमें पेशेंट में जब भी आपको रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन करना है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कहीं वो पेशेंट को हार्म तो नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम वो टेस्ट उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। सब लोग समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। गुड। Yes, sir. तो देखो, Yes, मैंने sir. तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक वेव का एक ऑर्डर रखा हुआ है, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे। तो ऊपर की जो तीन जो रेज हैं, जिसमें मैंने मार्क टिक किया हुआ है, वो तीनों की तीनों आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। Yes, sir. और जो नीचे के हैं बेटा, जिसमें अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये जो सारे हैं ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक। तो ये आपके में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां से जरूर आएगा कि कौन से आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उनके नाम बताओ और उनके एप्लीकेशंस बताओ। तो आप यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में पूछेगा तो आप गामा, एक्सरे का वहां पे जिक्र करेंगे, और उसके बाद अगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है तो उसमें यूवी रेज, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड का जिक्र करके उसको सवाल का आंसर करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। इतना यहाँ तक सबको नहीं सकते हैं कि है कि ये ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉस्मिक वे जो रेज हैं ये जनरेट होती हैं जब कोई जेट प्लेन वगैरह जाता है, तब के केस में ये कॉस्मिक रेज जो है वो जनरेट होती हैं। हम यहाँ पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा यस किसका? सर। एक्सरे और गामा का। लेकिन हमें एक्सरे और गामा रेज का इस्तेमाल वही करना है जहां जरूर।
Yes, sir. Okay, sir. अब इसमें मैंने तुमको बताया था कि आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे और गामा रे दोनों आ रहे हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें है एक्सरे एंड गामा रेज डू नॉट ऑफ प्रिपरेशन है वो अलग अलग है, इनके सोर्स अलग अलग हैं। गामा रेज कहां से निकलती हैं? जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो गामा रेज को डिस्चार्ज करेगा, और एक्सरे का जो फॉर्मेशन है उसको मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, वो टोटली अलग है। इनमें कॉमन चीज ये है कि इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ऑर्बिटल सेल से जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सरे है, फॉर्मेशन हो रहा है वो गामा रेज है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर वो गामा रेज प्रोड्यूस हो रही है वो न्यूक्लियस से प्रोड्यूस, ठीक है बेटा? ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? No, sir. No, Sir. No, सब लोग sir. तो No, sir. नो सर। पढ़े हो कि एक ऑर्बिटल सेल होता है, ऑर्बिटल सेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना? यस सर। तो न्यूक्लियस से जो होता है बेटा वो गामा रेज होती है, और जो ऑर्बिटल सेल से होते हैं वो एक्स रेज होते हैं। इतना तुम लोग इतना लिखना ही पड़ेगा तुमको पास होने के लिए, ठीक है? अब देखो, एक हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा है पार्टिकुलेट रेडिएशन। एक्चुअली ये जो तुम्हारे स्लाइड में जो रेड से है पार्टिकुलेट रेडिएशन, ये ब्लैक से होना चाहिए, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? ये पार्ट है तुम्हारा आयोनाइजिंग रेडिएशन का ही, ठीक है? एक हमने तुमको प्रॉपर्टी बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी मैं तुमको बताने जा रहा हूं पार्टिकुलेट रेडिएशन, मतलब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। और वो जो पहला बताया था मैंने, जिसमें तुम्हें एक्सरे और गामा रे बताया था, वो था रेज इन द फॉर्म ऑफ वेव। समझ में आ रहा है बेटा? किसी को Yes, sir. पूछ लेगा बीच में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. अब देखो, किसी भी वेव का सर जो एक बार और पार्टिकुलेट, बता दीजिए, नहीं समझ में आया। कौन सा बेटा, कौन सा आयोनाइजिंग, ये वाला या ये वाला? यही वाला सर। देखो मैंने बेटा ये बताया है कि रेडिएशन के दो पार्ट हैं, एक नॉन आयोनाइजिंग है, एक आयोनाइजिंग है, ठीक है? नॉन आयोनाइजिंग में कोई खतरा नहीं है। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है तो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में आप एक्सरे नहीं बताते हैं करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, यूएसजी होता है। तो यूएसजी नॉन आयोनाइजिंग है, वो किसी भी तरीके से कोई भी फीटस को भी खतरा नहीं होता है और मदर को भी। हम वहां पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, बहुत कम होती है, ठीक है? और जो आयोनाइजेशन है ओके। इसका इस्तेमाल हम लोग यही पूछ रहे थे। हाँ ठीक है ना? तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ये दो तरीके की होती है, एक वेव प्रॉपर्टी होती है और एक पार्टिकल नेचर प्रॉपर्टी होती है। है आयोनाइजिंग रेडिएशन की, इसमें दो वेव हैं, एक्सरे और गामा रे, जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है बेटा वो वही होती है जो लाइट की वेलोसिटी होती है, ठीक? दोनों में अंतर हमने तुमको ये बताया कि दोनों की दोनों आयोनाइजिंग है, लेकिन अंतर ये है कि जो एक्सरे है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियरली है और जो गामा रे है वो इंट्रा न्यूक्लियरली है। आगे समझ में? हाँ सर। ओके सर। गुड। अब किसी भी वेव का जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें क्या है, देखो, इट हैज अ वेरिएबल मास एंड चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई मास नहीं था और कोई चार्ज नहीं था, ठीक? इट एग्जिबिट अ ब्रैग पीक कर्व। ब्रैग पीक कर्व जो होता है वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एक कर्व होता है, ठीक है? जो कि तुम्हें पार्टिकल, किसी भी वेव के पार्टिकल नेचर को ही शो करता है। तो वो यहां पाया जाएगा क्योंकि ये जो है ये पार्टिकल नेचर का रेडिएशन है, ठीक है?
अब एनर्जी ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी है उसी हिसाब से एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. कोई लाइन से Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। देखो Yes, sir. अब पार्टिकल नेचर में कौन कौन से रेडिएशन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये सब क्या है कि ये सब भी एक तरीके से आयनाइजिंग रेडिएशन के ही फॉर्म है जो कि पार्टिकल बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहे वो प्रोटॉन हो गया, चाहे न्यूट्रॉन हो गया, चाहे अल्फा पार्टिकल। अब क्या है, ये सब पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे जितनी वेलोसिटी रहेगी उस हिसाब से ये अपना ट्रांसफर करेंगे एनर्जी का। जैसे कोई भी अगर तुम रेडिएशन किसी भी बॉडी पार्ट पे डालते हो बेटा, तो ये जाते हैं वहां पे स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। उस हिसाब से जो रिएक्शन होता है उसको हमारे जो सेंसर हैं वो उसको रिसीव करते हैं और तुम्हारे सामने एक उसका इमेज देते हैं। उसी इमेज को तुम पढ़ते हो और बताते हो कि पेशेंट में क्या एबनॉर्मेलिटी है और क्या नॉर्मेलिटी है। बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. गुड। Yes, sir. Yes, sir. चलो सब लोग पार्टिकल नेचर के बारे में जान गए हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे भी और भी चीजें हैं, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए। चलो बेटा, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। अब हम आ रहे हैं कि कहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग कर रहे हैं और कहाँ हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग कर रहे हैं। देखो बोल्ड नेचर से रेडियोग्राफी लिखा हुआ है तुम्हारे स्लाइड्स में, लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा टॉपिक है और अभी तक हम जो है एक तुमको बेस लाइन बता रहे थे ताकि तुम लोग चीजों को समझो। ठीक है, तो ये जो रेडियोग्राफी है इसमें हमने देखो तुमको अभी बताया था कि कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन है तो उसमें हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो रेडियोग्राफी हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो मैमोग्राफी हो, फ्लोरोस्कोपी हो, एंजियोग्राफी हो, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम हो, इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राम हो, इंट्रावेनस पाइलोयूरेथ्रोग्राम। ठीक है, ये सब जो है आईवीयू आईवीपी का बेटा हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लोग को पेल्विक, मान लो कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है और पेल्विस में चोट लग गई है, तो पेल्विस रीजन में हमें पता करना है कि कोई इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, या यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये टेस्ट वहां पे करते हैं। लेकिन ये जितने भी जो टेस्ट हैं ये सब के सब आ रहे हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंतर्गत। समझ रहे? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब आयोनाइजिंग रेडिएशन की बहुत बात कर लिया, आप थोड़ा सा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में तुमको बता दें। Yes, sir. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बेटा हमने पहले तुमको बताया था कि E = h न्यू, एक फॉर्मूला बताया था आपको, जिसमें हमने ये बताया था कि h जो है एक प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, बताया था ना? Yes, sir. और ये भी बोला था कि उसको फॉर्मूले को याद रखना है। तो उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि ये कैसे नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग का जो मतलब होता है, बेसिकली हर एक टर्म्स का एक मतलब है, तो नॉन आयनाइजिंग का ये मतलब है यहाँ पे कि जो किसी चीज को आयोनाइज नहीं कर सकता, मतलब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के किसी भी सेल का चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी सेफ है। तो ये जितने तुम्हारे रेडिएशन है नॉन आयनाइजिंग, ये हर कंडीशन में सेफ है। ठीक है जी सर। जी सर। उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? एमआरआई आ रहा है, यूएसजी आ रहा है, थर्मोग्राफी आ रहा है, डॉपलर, एमआरसीपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एमआरआई में क्या है, हम एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जाकर के अंदर प्रोटॉन को तोड़ता है, फिर उससे जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं एमआरआई। एमआरआई मशीन सबने देखी है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. गुड। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि एक हम हाथ में प्रोब लेते हैं और जिस बॉडी पार्ट का हमको करना होता है वहां पे हम जेली लगा करके वहां पे हम उसको राउंड अप करते हैं। देखा है किसी ने यूएसजी करते समय? Yes, sir. गुड। Yes, sir. बेसिकली बेटा ये हम बताना चाहते हैं कि यूएसजी में होता क्या है। हम तुम्हें एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि यूएसजी में क्या होता है, जिस प्रोब को पकड़ के आप लगा रहे हैं वहां से साउंड वेव निकलती है, ठीक है, और अंदर में जो हमारे जो बॉडी पार्ट में वहां से रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव जब वापस आती है तो वो उसको कैच करता है।
अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो गलत तरीके से साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उस हिसाब से हर एक पार्ट की एक अलग अलग इमेज बनती है। तो यूएसजी हम बेटा वही करते हैं जहां हॉलो ऑर्गन होते हैं, मतलब जहां सिस्ट होती है, जहां कोई फ्लूइड होता है। जैसे हम प्रेगनेंसी के समय यूएसजी करते हैं बच्चे की मूवमेंट देखने के लिए। Yes, sir. हाँ, गुड। Yes, sir. तो हम वहां पे बच्चे को भी अफेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं और मदर को भी कोई अफेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक हमें अच्छी इमेज मिले, ताकि हम उसके एक्टिविटीज को और उसके में जो भी उसमें फ्लूइड कितना है और उसका जो है कि तुम्हारा ईडीडी कितना है और क्या कंडीशन है, सारी की सारी जानकारी हमें उससे मिल सकती है। यूएसजी इज मोस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा आ गया नॉन आयनाइजिंग में, तुम्हारा आ गया एमआरआई आ गया, यूएसजी आ गया, थर्मोग्राफी आ गया, डॉपलर आ गया, एमआरसीपी आ गया। ठीक है, तो am I audible? सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, चलो, sir. तो नॉन आयनाइजिंग के Yes, बारे sir. में मैं बता रहा था। नॉन आयनाइजिंग में मैंने आपको कुछ बताया, एमआरआई बताया, यूएसजी बताया, डॉपलर बताया। डॉपलर इज बेसिकली यूएसजी, और डॉपलर वहां के लिए करते हैं जहां फ्लोइंग पार्ट, कोई वेसल्स में फ्लो है कि नहीं उसको जानने के लिए हम डॉपलर करते हैं। ठीक है, Yes, एमआरसी Yeah. sir. एमआरसीपी इज द टाइप ऑफ एमआरआई। तो ये सारे के सारे अंतर हैं जो हमने आपको नॉन आयनाइजिंग और आयोनाइजिंग में बताया है। ठीक, Okay, sir. अब देखो, एक हमने आपको बताया कि आयोनाइजिंग में हमने आपको एक्सरे और गामा रे बताया। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि पेट, स्पेक्ट, बोन स्कैन, थैलियम स्कैन, मूगा स्कैन, सिंटिग्राफी, ये सब भी जो है आयोनाइजिंग है। इसमें हम किसका यूज करते हैं? सीटी में किसका यूज किया था बच्चों? एक्सरे। एक्सरे का था। X-ray जितने, का. गुड, बहुत अच्छे, X-ray का. बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जितने भी स्कैन तुमको दिख रहे हैं, चाहे वो बोन स्कैन हो, थैलियम हो, मूगा स्कैन हो, सिंटिग्राफी है, इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे? गामा रेस का प्रयोग करेंगे। तो वही Gamma. लिखा हुआ है कि ये सब भी आयोनाइज, गामा भी आयोनाइजिंग था, तो इसका मतलब ये जितने भी तुम्हारे स्कैन है ये सब भी क्या है? एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, जहां पे हम गामा रेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम गामा रेस का यूज करते हैं तो हम वहां पे एक गामा कैप्चर कैमरे का भी यूज करते हैं। ठीक है, Yes, sir. सर और एक होता है ईआरसीपी। ईआरसीपी क्या है? कोलेडोकोलिथियासिस। जब हमारा बाइल डक्ट में कोई स्टोन फंस जाता है और वहां से बाइल डक्ट लीक करने लगता है, तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटिकोग्राफी। ठीक है, ईआरसीपी हम कब करते हैं? जब लीक होने लगता है, बाइल डक्ट में कोई स्टोन फंसा हुआ है, अगर अगल बगल इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, तो उस दौरान हम ईआरसीपी का यूज करते हैं। और ईआरसीपी में किसका यूज करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं। तो ये भी कौन सा है? ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। बात समझ में आ गई? लेकिन Yes, sir. ये याद Yes. रखना है कि किसमें किस रेस का यूज कर रहे हैं, ताकि तुम लोगों का एक जनरल आइडिया बना रहे। जब तुम लोग जाओ अपने क्लिनिकल पोस्टिंग्स में, तो वहां पे देखो कि अगर ये पता रहेगा तो तुम एक इमेज बना सकते हो अपने दिमाग में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये मशीन सबने देखी है। Yes, sir. यस सर। ये सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, Yes, sir. Yes, sir. ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, Yes, sir. इसका इस्तेमाल किसी ने देखा है? यस कैसे सर, यूज देखिए। करते हैं? Yes, यस sir. किस चीज में यूज करते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे? सर, एक्सरे शूट करते हैं। एक्सरे ट्यूब में। हाँ, तो बेटा Sir, कहाँ पे एक्सरे करते heart Chest वाला. X-ray. Chest, chest. हैं? कौन सा चेस्ट एक्सरे में बेटा दो व्यू होते हैं, एक पीए व्यू होता है, एक एपी व्यू होता है। तो ये
क्या है? बेसिकली ये क्या करता है कोलिमेटर? फालतू की रेस को एब्जॉर्ब करता है ताकि पेशेंट को खतरा भी ना हो और फिल्म अच्छी और कंट्रास्ट के साथ आए। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरह की रेडिएशन निकल रहे हैं, एक रेडिएशन ए है, एक बी है। यहां से रेडिएशन आया और एक ए जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि ये कैसेट तक जा सके। ठीक है, कैसेट जो है ये नीचे रखा है बेटा, ये एकदम ओवरव्यू ऊपरी आपको बता रहा हूं, अभी अंदर जाऊंगा। ठीक है, ये जो कैसेट रखी है नीचे, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड की पेंट होती है जो एक्सरे नीचे जाती है, इसको आयोनाइज करती है और इस पार्ट की इमेज इस कैसेट में आती है, फिर हम उसको फिल्म की जैसे निकाल लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Good. Yes, sir. देखो अब ए वही जो रेस है जो आपको इमेज बना सकती है वो है बी, जो कि पूरा कैसेट तक जाए। ठीक है, और जो एक आपकी रेस है ए, ये इमेज नहीं बना सकती क्योंकि ये कैसेट तक नहीं जा रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट कि वही रेस आपको इमेज देगी जो कैसेट तक जाएगी, क्योंकि अगर कैसेट से संपर्क नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा सिल्वर ब्रोमाइड और आयोडाइड का, और कोई भी ऐसी इमेज हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट बताने के लिए फिगर मैंने इसमें डाला हुआ था। आगे समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब Yes, शुरू sir. करते हैं, अब शुरू करते हैं एक्सरे ट्यूब। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. देखो एक्सरे ट्यूब क्या है? पूरी ग्लास एनवेलप्ड है। उसका पहला पार्ट कौन सा है? ग्लास एनवेलप। ठीक, मेड अप बाय पायरेक्स ग्लास, प्रोटेक्टेड एंड वैक्यूमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब पायरेक्स ग्लास से बना हुआ है, टोटली वैक्यूमेटेड है और चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब इसी ग्लास एनवेलप में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं टारगेट विंडो। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब which is allow X-ray to come out। ये जो टारगेट विंडो है, हमने हर तरीके से उस पायरेक्स ग्लास से उसको बांधा हुआ है पूरे ट्यूब को, लेकिन हमें एक्सरे को निकालना भी तो है। कहां से एक्सरे निकलेगा? दैट इज नोन एज टारगेट विंडो। हम लोग समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड, जो एक्सरे ट्यूब, Yes, sir. गुड, जो एक्सरे ट्यूब है वो ग्लास एनवेलप पूरी की पूरी। ठीक है, मोटे ग्लास से वो एनवेलप जो है बनाया गया है, और एक जगह हमको एक्सरे निकालने के लिए वहां पे ग्लास को थिन करना पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट विंडो। ठीक है, ओके Yes, sir. एक Yes, एक हो गया ग्लास एनवेलप। अब दूसरे में आते हैं कैथोड में। ठीक, जो बेसिकली कैथोड क्या होता है? कैथोड वो पार्ट है जहां से हमें निकालना है, जहां की फॉर्मेशन होना है, तो उसको बोलते हैं कैथोड। ये निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिलामेंट। इसमें जो होता है फिलामेंट होता है। ठीक है, और वो जो फिलामेंट होता है दैट फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन विच इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एक्सरे। याद रखना, अभी कैथोड का मैंने तुमको बताया कि यहां से आप इलेक्ट्रॉन का भी निकलना देखेंगे, अभी एक्सरे नहीं निकल रही है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे वो होगा थर्मो आयोनिक एमिशन प्रोसेस के द्वारा, मतलब हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, फिलामेंट को गर्म करते हैं, फिलामेंट को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो टंगस्टन हमें वहां पे ऐसे मेटल का यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी काफी अच्छी हो, क्योंकि बार बार गर्म करना है तो वो खराब भी हो सकता है, इसलिए हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो और उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो। दैट्स व्हाई टंगस्टन हैव a very high melting point and stability which is increased by adding thorium। तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग से थोरियम मिलाते हैं जिससे उसकी स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया. Yes, sir. आया। Yes, sir. आया। सर एक बार और बता दीजिए वो स्लाइड। देखो बेटा, ये
एक्सरे ट्यूब हम बता रहे हैं जहाँ पे एक्सरे को आपको बनाना है, ठीक है। नहीं है। क्या कह रहे हो? सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। देखो बेटा, इसमें ए पार्ट हमने बनाया जो कि गैस एनवेलप्ड है, जो चारों तरफ से पायरेक्स ग्लास से घिरा हुआ है, वैक्यूमेटेड है, प्रोटेक्टेड है। उसका एक पार्ट हमने थिन किया है जहां से एक्सरे को निकलना है, ये एक ऊपरी पार्ट है। उसके अंदर जो होता है कैथोड होता है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और उसमें जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है बाय थर्मो आयोनिक एमिशन प्रोसेस। थर्मो आयोनिक एमिशन प्रोसेस के द्वारा टंगस्टन से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जिसके लिए टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि वो बचा रहे, ठीक, और उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहे। ये प्रॉपर्टी लाने के लिए हम टंगस्टन में एक और मेटल मिलाते हैं जिसको बोलते हैं थोरियम। हाँ बताओ। हाँ राम, इतना बढ़िया चला रहा बहन के, पता नहीं कहाँ ये चलता ना। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर आ रहा है। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। यस सर। यस सर आ रहा है। मैंने एक पार्ट आपको बताया कैथोड, और दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ एनोड, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड से। अब एक आपको इलेक्ट्रॉन को खींचना भी तो है, अट्रैक्ट भी तो करना है, तो दूसरी तरफ होता है एनोड। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यूज्ड एज टारगेट। अब जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला है वो जाकर के अटैक करेगा एनोड पे, ठीक है, इसलिए एनोड को बोलते हैं टारगेट। जब इलेक्ट्रॉन जाकर के एनोड पे अटैक करेगा तब उसके बाद वहां से एक्सरे निकलेगी। तो कैथोड दोनों टंगस्टन होता है, ठीक है। तो हमने जो टारगेट है, टारगेट को भी टंगस्टन से ही बनाया है। इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से रिसीव कर रहा है? कैथोड से रिसीव कर रहा है, ठीक। और उसके बाद उस एनर्जी को लेकर के एक्सरे बना रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, स्ट्राइक्स sir. द टारगेट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकला है वो स्ट्राइक करेगा एनोड पे। कैसे स्ट्राइक करेगा? इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टारगेट बाय द हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एक्सरे ट्यूब। लाइट वेलोसिटी से हाफ वेलोसिटी पे वो जा करके टारगेट को स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो उस एनर्जी से एक्सरे निकलेगी। और एक्सरे कहां से निकल रही थी? टारगेट विंडो से निकल रही थी, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब एनोड में गया, अगर एनोड में जो भी एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस से अगर एक्सरे निकल रही है तो उसको बोलते हैं ब्रेम्स स्टर्लिंग रिएक्शंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर आ रहा है। देखो बेटा, Yes, मोटा sir. मोटा ये है मोटा मोटा ये है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला है, एनोड पे गया है, और किस स्पीड से गया है? प्रकाश की गति की आधी स्पीड से गया है, और उसने एनोड को हिट किया है। और हिट करने का मतलब ये है कि अगर वहां पे जो एलिमेंट है, जो एनोड है, दो तरीके से हिट कर रहा है, ठीक है। या तो उसके न्यूक्लियस से सीधे हिट कर रहा है जिसको बोलते हैं ब्रेम स्टर्लिंग रिएक्शंस, या तो उसके ऑर्बिटल सेल से हिट कर रहा है जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस। ये दो तरीके का फॉर्मेशन, देखो बेसिकली क्या है कि फॉर्मेशन दो तरीके से हो रहा है। एक ब्रेम स्टर्लिंग रिएक्शन से हो रहा है पहला फॉर्मेशन, और दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है। एक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहा है न्यूक्लियस पे, एनोड के न्यूक्लियस पे जाकर के अटैक कर रहा है, और ब्रेम स्टर्लिंग रिएक्शन उसको बोल रहे हैं। दूसरे में क्या है? इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है वो न्यूक्लियस से ना होकर के ऑर्बिटल सेल से हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब देखो हमारा फॉर्मेशन हो गया है। अब हम जो है यस सर। अब हम जो है बात करते हैं फिल्टर की, ठीक है। अब देखो, कई तरह के एक्सरेज निकलेंगे जिनकी एनर्जी खूब ज्यादा होगी, जिनकी एनर्जी बहुत कम होगी, लेकिन ये आयोनाइजिंग है तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन ना, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया है कि एक्सरे इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। सबको पता है ना ये बात? यस सर। तो हमको ऐसे रेडिएशन को रोकना है जो कि बॉडी में जाएं और उस इमेज को भी ना फॉर्म करें और बॉडी में जाएं।
तो वो क्या है, वो पूरा पूरा टोटल डैमेजिंग होगा हमारे लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं जो लो एनर्जी रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, रेडिएशन डोज टू द पेशेंट इज रिड्यूस्ड। इससे क्या है कि पेशेंट के पास रेडिएशन भी कम जा रहा है और इमेज क्वालिटी भी बनी हुई है। तो फिल्टर का क्या यूज है यहाँ पे, रेडिएशन डोज टू द पेशेंट इज रिड्यूस्ड, मतलब कि जो रेडिएशन डोज थी जो पेशेंट को दे रहे थे वो घट गई है, विदाउट अफेक्टिंग द इमेज क्वालिटी, बिना इमेज क्वालिटी को अफेक्ट किए हुए। ठीक है, यस सर। और ये फिल्टर किससे बन रहा है, इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यस सर। सर देखो फिल्टर की लोकेशन कहाँ होती है? बेटा, फिल्टर की लोकेशन जहां पे उसका एग्जिट पॉइंट होगा वहीं पे होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये जैसे पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है दिख रहा है, और नीचे तुम्हारी कैसेट रखी हुई है, तो हमको फिल्टर ऊपर ही लगाना है। ठीक है, फिल्टर हम ऊपर लगाएंगे तभी हम लो एनर्जी रेडिएशन को रोक सकते हैं। ठीक है, थैंक यू तो सर। पेशेंट और एक्सरे ट्यूब के बीच में हमारा फिल्टर होगा। ठीक, अब देखो कोलीमेटर का क्या यूज है। कोलीमेटर का तुमको हमने देखो इस फिगर में ये देखा, ये कोलीमेटर देखा है, हमने तुमको बताया था। अब इसी कोलीमेटर का यहाँ पे यूज बताने जा रहे हैं। इट इज बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस which restrict the part of an X-ray beam, thereby reduces scattered radiation। देखो ये जो रेडिएशन है ये इमेज नहीं फॉर्म करेंगे, स्कैटर्ड रेडिएशन बोल रहे हैं। इमेज कौन फॉर्म करेगा, ये वाला। ठीक, ये जो है ये इमेज फॉर्म भी नहीं करेगा और इमेज जो पहले से बन रहा है उसकी क्वालिटी को खराब करेगा। तो हमें स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने के लिए हमें क्या लगाया है, कोलीमेटर। फिल्टर और कोलीमेटर में बेटा अंतर समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि दोनों रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस हैं। एक लो एनर्जी को रोकेगा जो कि फालतू में हमारे बॉडी में जाएंगी, ना तो इमेज फॉर्म करेंगी और ना उससे हमें कोई फायदा होगा बल्कि नुकसान ही होगा। दूसरा है बेटा कोलीमेटर। कोलीमेटर हमने इसलिए लगाया है कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है ये वाले इन स्कैटर्ड रेडिएशन को हमें रोकने के लिए कोलीमेटर का यूज करना है, जो कि एक्सरे जो फिल्म बनेगी उसकी क्वालिटी को खराब ना करें। समझ में आया मोटा मोटा? यस सर। गुड। यस सर। यस सर। फिर एक पार्ट ग्रिड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ग्रिड जो होता है ये कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, पुट बिटवीन पेशेंट एंड कैसेट्स, मेड अप ऑफ लेड। इसका पर्पस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्रिड ब्लॉक द स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम रीच द कैसेट टू इंक्रीज द इमेज क्वालिटी। लमसम इसका जो यूज है वो कोलीमेटर की ही तरह है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इंप्रूव करने के लिए, इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ए ग्रिड एज इंप्रूव इमेज क्वालिटी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज रेडिएशन, कि अगर रेडिएशन बढ़ रहा है, अगर किसी वजह से हमें इमेज नहीं मिल रही है और हमें रेडिएशन बढ़ाना पड़ रहा है, तो उस बढ़ाने के हमें जो फायदा मिले वो हमें मिलना चाहिए एडवांटेज के रूप में। तो ग्रिड वो काम करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको रखते हैं पेशेंट और कैसेट के बीच में। बात समझ आई? यस सर। अब देखो यस सर। ये हमने तुमको पूरा स्ट्रक्चर उसका बता दिया कि कैसे कैसे बनती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स का क्या काम होता है। ठीक है, अब हम तुमको जनरल टर्म बता रहे हैं कि फिल्म फोकस डिस्टेंस क्या होता है। फिल्म फोकस डिस्टेंस क्या होता है, देखो तुमको एक फिगर से बताते हैं। देखो ये वाला फिगर देखा था, अगर कोई पेशेंट को पीए करना है, चेस्ट का एक्सरे पीए व्यू, तो हम पेशेंट को यहाँ खड़ा करते हैं, है ना? और अगर एपी व्यू लेना होता है तो हम इस स्ट्रेचर पे पेशेंट को लेटाते हैं। ठीक है, हाँ देखो, फॉर ऑल रेडियोग्राफ डिस्टेंस शुड बी 100 सेंटीमीटर।
But in chest X-ray, this distance should be 180 centimeter to reduce cardiac magnification. सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एक्सरेज के लिए 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए और चेस्ट एक्सरे के लिए हमें 180 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चाहिए। मतलब कि अगर हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, पीयर व्यू कर रहे हैं, तो एक्सरे ट्यूब से और बॉडी की डिस्टेंस है वो 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा होती है। और बाकी जो एक्सरे करते हैं अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह के लिए, तो उस समय क्या होता है कि वो डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये बात सब लोग याद रखेंगे कि चेस्ट एक्सरे में डिस्टेंस जो होती है, फिल्म फोकस डिस्टेंस, वो ज्यादा होती है, वो 180 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ फीचर्स होते हैं। इमेज ऑलवेज मैग्नीफाइज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये दूरी फिल्म फोकस डिस्टेंस बढ़ेगी, इमेज का साइज छोटा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, ये फिर से sir. बताऊं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब, हाँ बता रहा हूँ कि देखो जैसे जैसे आप ट्यूब से बॉडी का डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, तो इमेज की साइज छोटी होगी, लेकिन इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी नहीं हो पाएगी। ठीक, अगर लंग्स तुम्हारा जो जिस साइज का है उस साइज से बड़ी रहेगी, लेकिन अगर तुम दूरी बढ़ाओगे तो हल्का हल्का कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि वो रियल जो है ऑब्जेक्ट से कम हो जाए। ठीक है, Okay, sir. देखो अब ये फीचर्स हैं कुछ। ये क्या है कि हाँ, ये आप रेगुलेट कर सकते हो अंदर से। अगर आप मान लीजिए एक एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन हैं, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, दो आपके पास ऑप्शन होते हैं एक्सरे मशीन में, या तो आप वोल्टेज बढ़ाएं या तो एम्पियर बढ़ाएं। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बीम की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी और उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है, सब लोग सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी हम रखेंगे उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, लेकिन कंट्रास्ट के अगर हम केवीपी किलो वोल्ट पावर बढ़ाते हैं अगर हम, ठीक है, तो कंट्रास्ट जो है फिल्म का वो कम हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि हम इतना ना वोल्टेज के साथ छेड़खानी करें कि इसका कंट्रास्ट ही हमको ना मिले। ठीक है, अब हम एम्पियर में आते हैं। तो बेसिकली एम्पियर का मतलब पेनिट्रेशन से नहीं होता है, जो करंट होती है, करंट इनटू एक्सपोजर टाइम, ये होता है तुम्हारा। तो ये एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई करंट बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड कितना ज्यादा ब्लैक आएगा, कंट्रास्ट बढ़ेगा। हमें सिर्फ कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए हमें एम्पियर का यूज करना है, और पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें किसका यूज करना है? वोल्टेज का यूज करना है। तो ये देखो, ये डायग्राम याद कर लो, ये हमेशा तुम्हें पूछा जाएगा कहीं भी रहोगे, और एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिली एम्पियर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू कंट्रास्ट। जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाएंगे आपको फिल्म में उतना ही ज्यादा कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। कंट्रास्ट का मतलब समझ रहे हो? No, sir. चमक सर। गुड। जो एक्सरे जो फिल्म होती है, हाँ ब्राइटनेस, अगर हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है एक्सरे फिल्म, क्योंकि अगर ब्राइटनेस नहीं रहेगी, एकदम डल अगर फिल्म रहेगी तो आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे उसको। तो हमें ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए किसी भी फिल्म का मिली एम्पियर सेकेंड को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमें कोई पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ाना है, ज्यादा अंदर तक वेव्स को लेके जाना है, तो हमें वोल्टेज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया तुम्हारा। Yes, sir. देखो अब नीचे वाला जो कैसेट था, एक्टिव ग्रेडियंट और एक्सरे फिल्म, जो बेटा जो नीचे हमने तुमको बताया था ना, जो एक्सरे फिल्म होती है उसका जो एक्टिव ग्रेडियंट होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड है, जिसका मैं आपको जिक्र कर ही चुका हूं पहले। रूटीन जो फिल्म होती है वो बोथ साइड कोटेड होती है, और जो मैमोग्राफी, मैमोग्राफी के बारे में कौन जानता है? कोई बताएगा?
सर मेमोग्राफी चेस्ट का ही करते हैं एक्सरे के थ्रू। नहीं बेटा, चेस्ट नहीं होता, ये ब्रेस्ट का होता है ये मेमोग्राफी। ये जो है सर यूएसजी में सोनो मेमोग्राफी करते हैं और एक्सरे के में मेमोग्राफी करते हैं। गुड गुड। कौन कौन से व्यूज होते हैं? चलो आगे मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। अब देखो, एक्सरे फिल्म मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट एंड लीस्ट सेंसिटिव टू रेड लाइट। ये ब्लू लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए हमेशा देखा होगा तुमने, एक अंधेरे कमरे में फिल्म बनाई जाती है जहां पे कौन सी लाइट जलती है? रेड लाइट जलती है, ताकि हमारी फिल्म खराब ना हो, ठीक है। इट्स रेडिएशन, इट इज अ रेडिएशन, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? इट इज अ रेडिएशन स्कैटरिंग इवेंट वेयर द इनकमिंग एक्सरे गेट स्कैटर्ड बाय एन आउटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। ये बेटा कॉम्पटन इफेक्ट है। बेसिकली ये होता क्या है कि एक्सरे जो है कहीं पे अगर गिर रही है और उसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर वो स्कैटर्ड हो रही है तो इसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है जो शो करती है एक्सरे, बस इतना याद रखो, ठीक है। एक्सरे आर्टिफैक्ट क्या है? एक्सरे आर्टिफैक्ट एक डिफेक्ट है। वो क्या है डिफेक्ट? द आर्टिफैक्ट इज एनी ओपेसिटी इन रेडियोग्राफ दैट डजंट कॉरस्पॉन्ड टू एन एक्चुअल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर। सब लोग सुन रहे हो ना? टाइम कम है बेटा, इसलिए जल्दी चल रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट में हम क्या है, आर्टिफैक्ट एक तरह का डिफेक्ट है। अगर हमें उस तरीके का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये एक्सरे आर्टिफैक्ट है, ठीक है। चलो मैमोग्राफी आ जाओ, मोटा मोटा सुन लो। रेडियोग्राफ ऑफ ब्रीस्ट पेरेन्काइमा। बेसिकली मैमोग्राफी का मतलब ये होता है कि रेडियोग्राफी ऑफ ब्रीस्ट पेरेन्काइमा। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई आल्सो डन फॉर ब्रेस्ट। मैमोग्राफी यूजुअली डन फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। प्रिफर्ड स्क्रीनिंग एज फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ये क्या है बेटा? ये स्क्रीनिंग है। अगर कोई भी जो अगर वुमन है और यंग एज में नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम मैमोग्राफी करते हैं। यंग एज में मैमोग्राफी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज यंग एज में जो ब्रेस्ट होता है वो ग्लैंडुलर, ठीक है। इफ फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, अगर फैमिली हिस्ट्री किसी वुमन की पॉजिटिव है, मतलब उसके फैमिली में अगर किसी और को या मदर को या सिस्टर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में आएंगे। ऐसे लोगों का स्क्रीनिंग हम 20 ईयर में स्टार्ट कर देते हैं बाई एमआर मैमोग्राफी। याद रखना, मैमोग्राफी और एमआर मैमोग्राफी में अंतर है। एमआर मैमोग्राफी में हम एमआरआई को यूज करते हैं, ठीक है। बस ये बात तुमको बताने के लिए मैंने इसमें लिख रखा था। मैमोग्राफी इज डन विद लो एनर्जी हाई एम्पियर बिकॉज इट नीड्स वेरी हाई कंट्रास्ट। अभी हमने तुमको बताया था ना, लो एनर्जी और हाई एम्पियर। तो हमें क्या है कि ब्रेस्ट के केस में कंट्रास्ट इमेज चाहिए होती है, इसलिए हम वहां पर हाई एम्पियर का यूज करते हैं। तो मैमोग्राफी इज डन विद लो एनर्जी एंड हाई एम्पियर बिकॉज इट नीड्स वेरी हाई कंट्रास्ट। अब देखो अंतर क्या क्या है मैमोग्राफी और मैमोग्राफी एक्सरे, थोड़े थोड़े अंतर है, उसको देखते जाओ। टंगस्टन कैन नॉट बी यूज्ड एज टारगेट, हेयर मॉलिब्डेनम इज यूज्ड। तो एनोड में जो हम टंगस्टन यूज कर रहे थे उसकी जगह हम मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं मैमोग्राफी में। ऐसे याद रखना, MO मॉलिब्डेनम मैमोग्राफी, ठीक है। फिल्टर्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मॉलिब्डेनम। जो फिल्टर होता है वो भी मॉलिब्डेनम का होता है। टारगेट विंडो जो हमने बताया था वहां पे, ठीक है, जहां से एक्सरे निकल रही थी वो यहाँ पे बेरिलियम का बना होता है। इन मैमोग्राफी एक्सरे प्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। अभी हमने तुमको दो बताया था, एक ब्रेम्स स्टर्लिंग बताया था और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन बताया था। दो तरह के एक्सरे की प्रॉपर्टी बताई थी। तो मैमोग्राफी में जो एक्सरे प्रोडक्शन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन होता है। बात समझ में आई? यस सर। Mammography has 10 to 40 times more radiation exposure than X-ray chest. जितना जो है कि रेडिएशन हमें चेस्ट एक्सरे में देना चाहिए उसका 10 से 40 टाइम ज्यादा रेडिएशन हमें मैमोग्राफी के लिए लगता है, ठीक है। मैमोग्राफी में देखो बेटा 0.2 to 0.8 मिलीसीवर्ट ये मैमोग्राफी का जो तो एक्सरे का डोज है और ये चेस्ट एक्सरे का डोज है 0.2 मिलीसीवर्ट। बेटा ये गलत लिखा हुआ है, 0.02 कर लेना, ठीक है। सब लोग याद रखें चेस्ट एक्सरे में जो डोज है वो 0.02 होगा और मैमोग्राफी में जो है वो 0.2 to 0.8 सही लिखा हुआ है। चेस्ट एक्सरे में 0.02 लिख लेना, ठीक है। इसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ओके सर। होता है पेनफुल प्रोसीजर होता है क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि दो पैडल से हम ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं
इसलिए अगर एक्यूट मेस्टाइटिस कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो उस केस में हम मैमोग्राफी नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर में एक ऐसा स्टेज होता है जो कि पूरा इन्फ्लेमेट हो जाता है, तो उस केस में भी हम ये नहीं करते हैं क्योंकि एक्यूट मेस्टाइटिस की वजह से बहुत पेनफुल होता है, दो पेडल के बीच में कंप्रेस किया जाता है, इसलिए मैमोग्राफी का यूज पेनफुल प्रोसीजर के तौर पे एक्यूट मेस्टाइटिस में नहीं करते हैं। दो व्यूज होते हैं मैमोग्राफी में, एक होता है क्रेनियोकॉर्डल व्यू ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरा होता है मीडियोलैटरल, इसको बोलते हैं मीडियोलैटरल को एक और व्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्लिक व्यू, ठीक है। दो व्यूज होते हैं, पैडल लगाया जाता है, एक ऊपर से नीचे और एक मीडियल से लैटरल की तरफ, दो बार में पैडल करके ऐसा किया जाता है। तो जो मीडियोलैटरल व्यू होता है उसमें मोर अमाउंट ऑफ टिश्यू हम कवर कर सकते हैं along with टेल ऑफ स्टेंस, मतलब कि जो कैंसर जो तुम्हारा लिम्फेटिक के थ्रू जाता है तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मीडियोलैटरल व्यू मोर अमाउंट ऑफ टिश्यू कवर्ड along with टिश्यू ऑफ टेल ऑफ स्टेंस, समझ में आया ये सब? ठीक है, और बाकी का तुमको जो है अगले लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है। इतना तुम लोग पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और स्लाइड कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है बेटा, इसलिए स्लाइड को वैल्यू रखना और उसको जो है नोट्स बना लेना अपना, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।